सो हे गाइस, कौशल वेलकम लेसन अनदर वे। एंड आज की वीडियो में करने जा रहे हैं तुम्हारा क्लास 10th का टेम्परेरी वर्ल्ड का द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। एंड इसको पूरे मजे से पढ़ेंगे एंड जैसे स्टोरी के वाइज में, और साथ में चैप्टर भी रिवाइज हो जाएगा और स्टोरी भी अच्छे से हो जाएगी। सो इन दिस वीडियो वी गोना स्टडी अबाउट द इवेंट्स एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द वॉर। बट अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है, सो लेट मी टेल यू, दिस इज द पार्ट 2 ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सीरीज। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है, सो यू कैन वॉच इट फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन लिंक बिलो। थैंक यू एंड एंजॉय। अब हम बात करते हैं क्या इवेंट्स हुए, क्या क्या चीजें हुई वर्ल्ड वॉर में। अब देखो, वर्ल्ड वॉर में जो इवेंट्स है ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, तुम्हारी बुक में क्लियरली मेंशन्ड है फॉर इन्फॉर्मेशन ओनली। तो तुम ये पार्ट स्किप कर सकते हो अगले 2 से 3 मिनट, या मैं टाइम स्टैम्प लगाने की कोशिश करूंगा। लेकिन फॉर द सेक ऑफ कि मैंने इतना मैप बनाया है और क्योंकि कहानी समझनी है हमने अच्छे से, ये थोड़ा सा जरूरी है। ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा तुम्हारा, 2 से 3 मिनट मैक्सिमम, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बेल्जियम। अब बेल्जियम कहाँ है? यहाँ। मैंने क्यों बनाया बेल्जियम? बेल्जियम एज सच इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन बेल्जियम में ना एक ट्रूस हो रखा था कि भाई मतलब वो फ्रांस का है कि ब्रिटेन का, फ्रांस का कि ब्रिटेन का। तो ये सब चीज़ें थी कि अगर बेल्जियम पे कभी अटैक हुआ तो ब्रिटेन साथ देगा, ठीक है। तो जर्मनी ने क्या किया, बेल्जियम पे अटैक कर दिया। क्यों? उसका कुछ ऐसा नहीं था, बेल्जियम पे अटैक किया, वो फ्रांस आ गया। तो यहाँ पे बहुत तगड़ी लड़ाई लड़ाई हुई, ठीक है। अब वो फ्रांस आ गया, दैट्स वाई अब वो फ्रांस आ गया तो क्या हुआ कि ब्रिटेन को भी इसमें साथ देना पड़ा, ठीक है। अब वो वहाँ पे बिल्कुल पेरिस के ना ऑलमोस्ट 15-16 किलोमीटर दूर रह गया था जर्मनी, जब ब्रिटेन ने आके वहाँ पे काफ़ी मदद करी। अब देखो, यहाँ पे 2 देश मिल गए, जर्मनी अकेला था तो ऑब्वियसली उनके पास ज़्यादा एम्यूनिशन थी, पर फिर भी ये काफ़ी ब्लॉक हो गया। ऐसा नहीं कि जर्मनी हार रहा था, वो ब्लॉक हो गया, ना ये आगे जा पा रहे थे, ना वो आगे जा पा रहे थे, ना वो पीछे के सीट पा रहे थे, मतलब बिल्कुल ब्लॉक्ड। तो अब यहाँ पे क्या किया जाए, तो यहाँ पे फिर जर्मनी थोड़ी देर बाद वापस आ गया, थोड़ी देर मतलब बहुत साल बाद, बहुत मतलब थोड़े सालों बाद, 1-2, ठीक है। तो ये चीज़ हुई। दूसरी ट्रेंच वॉरफेयर। अब ट्रेंच क्या होता है? देखो, ट्रेंच का मतलब सिंपल टर्म्स में मतलब एक ऐसा मिट्टी में या ग्राउंड में एक ऐसा कुआं बनाना, कुआं तो नहीं कह सकते, मतलब एक होल बनाना, होल डिग करना, जिसमें सोल्जर्स रहते हो लड़ाई के टाइम पे। मतलब तो इतनी खराब हो गई थी स्थिति कि ऑब्वियसली अब छुपना था। अब छुपने के लिए देखो, तुम कहाँ आगे, इतना आगे जाए, वहाँ पे थोड़ी तुमने बनाए हुए हैं चीज़ें, वहाँ पे थोड़ी टेंट लगाओगे, इतना वो करोगे, क्या पता कितनी मतलब 5 मिनट में कौन कहाँ निकल जाए। तो इसलिए वहाँ पे उनको हर जगह, मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ यहाँ पे, बहुत जगहों पे उनको ट्रेंच में रहना पड़ता था। और ट्रेंच वॉरफेयर बहुत पॉपुलर हो गया, पॉपुलर इन द सेंस करना पड़ता था सिपाहियों को। तो ऐसे मतलब मिट्टी का वो ऐसे जगह खोद के वहाँ पे रहते थे, वहाँ पे इतनी बीमारियाँ फैली, और वहाँ पे क्या हुआ, बारिशों में पानी भर जाता था, और वहाँ पे मतलब कोई सोल्जर मर गया तो इतना मतलब उधर से गोलियां बरस रही हैं, तो हम उस जो बॉडी है उसे बाहर भी नहीं फेंक के आ सकते थे, वहाँ पे ही छुपे रहना पड़ता था। तो वो पानी में इतना वो डेड बॉडी की स्मेल, और वहाँ उससे डिजीज़ बहुत फैल ली। और वहीं पे तुम देखोगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के एंड में, इसी वजह से फर्स्ट मतलब ये भी एक रीज़न है, तुम कह सकते हो, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के एंड में जो स्पेनिश फ्लू वगैरह है वो फैलने लग गया उस टाइम पे, और बहुत ऐसी और भी बीमारियाँ आ गई थी, ठीक है। तो वो एक रीज़न था। उसके बाद ईस्टर्न फ्रंट। ईस्ट क्या होता है? ईस्ट ये होता है। तो ईस्टर्न फ्रंट पे ऑस्ट्रिया हंगरी ने रशिया पे इन्वेड कर दिया। तो अब क्या हुआ, इधर भी लड़ाइयाँ शुरू हो गई। इधर मतलब लड़ाई तो इनकी थी आपस में, पर डायरेक्ट लड़ाई के अब जी हम आ गए इन्वेड करने, तो वो सब चीज़ें होने लग गई। तो एक ये, ठीक है। अब क्या हुआ वगैरह तो मेरे सिलेबस में नहीं है, तो मैं सिर्फ कहानी बता रहा हूँ। ऑब्वियसली मतलब ऐसा तो है नहीं कि ऑस्ट्रिया ने पूरी रशिया तबाह कर दिया, कुछ हिस्सा वो जीतते, पर वो यहाँ पे आके वो भी रुके इन द सेंस रोक दिया रशिया ने, तुम कह सकते हो। पॉलिसी ऑफ ब्लॉकेड। पॉलिसी ऑफ ब्लॉकेड का मतलब क्या है भाई? पॉलिसी ऑफ ब्लॉकेड का मतलब है कि फॉर एग्जांपल, मैं वैसे ये कहीं जगह पे, काफ़ी जगहों पे यूज़ हुई, बट अगर जर्मनी ना ऐसे फ्रांस को काफ़ी तबाह कर रही थी, वो कर रही थी, और सी से भी स्पेशली, तो ब्रिटेन ने क्या किया यार, अपने सी वगैरह से, उनका भी स्ट्रॉन्ग था वो नेटवर्क, जर्मनी को ना ऐसे चारों तरफ से घेर लिया। चारों तो नहीं, मतलब इधर तो लैंड है, इनको जो यहाँ पे शिप्स वगैरह है, कि उन तक कोई सामान ना पहुँच पाए। देखो, पैसे वगैरह, सपोर्ट वगैरह और शिप्स वगैरह वो अलग चीज़ है, खाने वगैरह का भी नहीं पहुंच पा रहा था, इतना उन्होंने ब्लॉक कर दिया। और सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ ब्रिटेन ने किया, हर देश ने, मतलब हर देश, काफ़ी देशों ने एक दूसरे के खिलाफ ये चीज़ें अपनाई। अब कोई यहाँ पे सिपाही लड़ रहे हैं, ठीक है, पीछे से खाना आ रहा है, पर लेट्स से ब्रिटेन ने यहाँ पे आर्मी भेजने की जगह बेल्जियम में भेज दी, मतलब वो पीछे से ब्लॉक कर दिया। तो अब वो घेर लिया पीछे से उन्होंने, वहाँ से वो सामान लेके ही नहीं आ पा रहे, खाना ही नहीं दे पा रहे, तो वैसे ही इतने वीक हो जाएंगे कि खुद ही मर जाएंगे, या खुद नहीं मरेंगे तो इतनी एफिशिएंटली लड़ ही नहीं पाएंगे, राइट। तो वो एक चीज़ थी। अब वॉर अगेंस्ट टर्की। अब तुम कहोगे टर्की कहाँ है? टर्की था ही नहीं। टर्की मैंने स्टार्टिंग में बताया था, ऑटोमन एम्पायर टर्की है, मतलब उस टाइम पे टर्की नाम नहीं था, बट हाँ, अब जैसे मैंने कहा इनकी आपस में नहीं बनती थी, तो फिर अब ऑटोमन एम्पायर ने ज्वाइन कर लिया लड़ाई को जर्मनी की साइड पे, इसलिए मैंने ये एक रंग में बनाया, मैं दिमाग लगा के बनाया जस्ट ओके, ठीक है। तो ऑटोमन एम्पायर ने ज्वाइन कर लिया जर्मनी की साइड पे। अब जर्मनी की, अब क्या हुआ, टर्की पे अटैक हुआ। वॉर अगेंस्ट टर्की का क्या मतलब? फिर वॉर अगेंस्ट टर्की का मतलब कि ब्रिटेन ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया
क्या बोल रहा हूँ मैं, जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी थी, ठीक है, इंडिया से बुलाई उनको टर्की पे, ब्रिटिश इंडियन आर्मी ने अटैक किया और जीत लिया ना। इंडियंस आए हैं तो जीतेंगे, मतलब वो तो है, पर मतलब लड़ाई अच्छी नहीं होती कभी, जैसे मैंने कहा खुश नहीं होना चाहिए हमें। तो हम ये चीज़ थी कि हमने वॉर अगेंस्ट टर्की में ब्रिटिश ने, जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी थी उसका यूज़ किया। उसके बाद यूएसए की एंट्री। अब यूएसए वैसे देखो मतलब डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं था, इसका मतलब ये नहीं कि इन्वॉल्व ही नहीं था, पर डायरेक्टली नहीं था। जैसे यहाँ पे है ना यूएसए, यहाँ पे कहीं, अब वैसे ना वहाँ के जो ब्रिटेन की सरकार, यूएसए की सरकार वगैरह थी, वो ब्रिटिश के साथ सिंपैथेटिक थी काफ़ी, मतलब उनके प्रति थोड़ी झुकाव था उनका, और साथ में जनता का भी। अब क्या हुआ यहाँ पे, एक ना शिप थी जो कि ब्रिटेन की शिप थी, ठीक है, वो ब्रिटेन से यूएसए जा रही थी, ठीक है। मैं यहाँ पे कुछ भी बना हुआ तो मैं यूएसए, मतलब इतना छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है, ठीक है, पर ऐसे यूएसए जा रही थी, यूएसए की तरफ जा रही थी वो शिप। जर्मनी ने अपनी जो यू शेप्ड, जो भी उनकी मिसाइल कह दिया, क्या बोलते हैं उसे, अंडरग्राउंड सबमरीन्स, हाँ सबमरीन्स, तो उससे इनको तबाह कर दिया इन द सेंस, उसका नाम था लुसितानिया जो शिप थी उसे उड़ा दिया या डुबा दिया, कुछ भी बोल दो मतलब। तो उस शिप में 128 अमेरिकन थे, यूएसए वाले लोग थे, तो उनको गुस्सा चढ़ गया कि रशिया, फिर वो रशिया के खिलाफ ब्रिटेन और फ्रांस के सपोर्ट में आ गया, डायरेक्टली इन्वॉल्व हो गया। कौन? यूएसए। अब एक और चीज़ थी कि जो जर्मनी था, वो जो मैक्सिको है ना, नीचे मैक्सिको सुना होगा, मतलब अगर तुम पंजाबी हो तो डेफिनेटली सुना होगा, यू नो व्हाट आई मीन। तो जो मैक्सिको है वहाँ पे, मतलब जर्मनी ऐसा कह रहा था मैक्सिको को कि तुम यूएसए के खिलाफ हो जाओ, तो वो भड़का रहा था धीरे धीरे एज पर सोर्सेज। तो फिर उसका भी गुस्सा था यूएसए को, तो ऑब्वियसली उसके सपोर्ट में तो जाना नहीं था, उसके अगेंस्ट ही आना था। तो ये सब रीजन थे। उसके बाद एक और था एग्जिट ऑफ रशिया। अब जो इतनी बड़ी पावर थी, मतलब एक तरीके से जिसने, जो स्टार्टिंग फाउंडेशन वाली कंट्री थी, जिसने लड़ाई शुरू की थी, वो वापस जा रही है। ये 1915 के आसपास, ठीक है, यूएसए इन्वॉल्व हुई। 18 में खत्म हुआ, 1917 में रशिया वापस चली गई कि हम नहीं लड़ेंगे, ठीक है, हम नहीं लड़ेंगे। उन्होंने अपने सिपाही वापस बुला लिया वगैरह, इनको तो कंट्रोल कर ही लिया था, और उन्होंने अपने सिपाही वापस बुला लिया कि हम नहीं लड़ रहे अब। क्यों? क्योंकि वहाँ पे भी तख्ता पलट हो गया, जैसे मैं तुम्हें कहा, वो जो मैंने भाई बताया था ना, वो उसे मतलब डिस्क्राउन, वाह क्या शब्द है, यही है, पता नहीं, डिस्क्राउन कर दिया गया, मतलब उसे, मतलब गद्दी से उतार दिया गया। एंड एक नई सरकारी, जिसका नाम मुझे नहीं याद, इसलिए मैं किताब में देखने वाला हूँ, हाँ, बोल्शेविक गवर्नमेंट, ठीक है, ये वैसे तुम्हारे सिलेबस में है भी नहीं, इसलिए बोल्शेविक गवर्नमेंट आई, और वहाँ पे इसलिए रशिया बाहर हो गया लड़ाई से। तो वो कहता हम नहीं लड़ेंगे वगैरह, हमें अपना देखना वगैरह सब करना है, और वही वो चीज़ें थी, तो रशिया अलग हो गया। एंड इससे क्या हुआ, बहुत ज़्यादा लोग मारे गए। ऑब्वियसली तुम देखोगे इतने देश इन्वॉल्व है तो बहुत लोग मारे गए, एंड बहुत सिविलियंस भी मारे गए इस लड़ाई में, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था। एंड इसी वजह से एक और चीज़ हुई जिससे ग्रेट डेप्रिसिएशन आया 1929 और 30 का। मतलब जो ऐसे होता है ना, इकॉनमी बहुत डाउन हो जाए पूरे देशों की, सारा पैसा तो इधर लगा दिया जिसका कोई रिटर्न भी नहीं मिला, सारा पैसा लगा भी दिया, उसका भी कोई फ़ायदा क्या हुआ। देखो, जो ऑस्ट्रिया हंगरी थी, ऑस्ट्रिया अलग देश बन गया, हंगरी अलग हो गया, एंड और छोटे मोटे देश आ गए, ठीक है। ऑटोमन एम्पायर टर्की बन गया, रशियन एम्पायर जो इतना बड़ा था, ये तो वैसे ही मतलब बहुत इसका नुकसान हो गया, बहुत ज़्यादा सोल्जर्स, मतलब मेजॉरिटी सोल्जर्स रशियन ये मरे थे, ठीक है। तो अब वो भी बाहर हो गया, तो उसका भी कोई फ़ायदा तो हुआ नहीं। जर्मनी भी हार गया, जर्मनी का तो बहुत ज़्यादा जलील किया गया जर्मनी को, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद फ्रांस वगैरह, इन सबका नुकसान हुआ। फ़ायदा तो देखो, लड़ाई में कोई जीतता नहीं है, सब हारते ही हैं, ठीक है। ये एक बहुत मतलब कोट है बहुत तगड़ा, और जो कि सही भी है। तो ये सब चीज़ें हुई, और इनकी वजह से काफ़ी नुकसान वगैरह हुआ, काफ़ी डिप्रिसिएशन वगैरह आया, डिप्रेशन वगैरह आया, इन सब कुछ हुआ। अब जैसे मैंने कहा नुकसान वगैरह तो हुआ, पर फिर भी रिजल्ट्स क्या निकले वॉर के, कुछ तो नतीजा निकला होगा। हाँ, नतीजे निकले, नतीजा की बात करते हो, पढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहला ट्रीटी ऑफ वर्सलीज बनाई गई, काफ़ी मतलब बैठकें वगैरह हुई, काफ़ी सोचा वगैरह। अब ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि कहाँ बैठक हुई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये नहीं आता। वैसे एक चीज़ समझ लो, याद कर लो कि सबसे पहले कौन मेन इन्वॉल्व थे, ठीक है। वैसे तो 27 कंट्रीज़ इन्वॉल्व थी, 27 कंट्रीज़ ने मिल के बैठक करके बनाया, पर असली में चली किसकी? सबसे पहले ऑब्वियसली उस टाइम पे यूएस बहुत बड़ी एक वो चीज़ बन गई थी। अब यूएस को काफ़ी फ़ायदा हुआ उसमें, वॉर में। फ़ायदा इन द सेंस कि देखो, जब इनका काफ़ी नुकसान हो गया, पर ना यूएस दूर थी, डायरेक्ट उनकी लैंड पे कभी अटैक हुआ ही नहीं। हाँ, एक वो 128 बंदे मरे, उसके अलावा तुमने यूएस का नाम कहाँ सुना, तो एक वो चीज़ हो गई। उसके बाद एक बहुत बड़ा जैसे ना वो हो गया कि भाई ये लोगों के पास अपना पैसा नहीं था, तो ये सब लोन किससे लेने लग गए? यूएस से। पहले वो चीज़ ब्रिटेन के पास थी, फिर धीरे धीरे वुडरो विल्सन मतलब यूएस के पास आ गई। अब
सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने तुम्हें कहा कौन तीन थे, एक तो वुड्रो विल्सन जिसने सबसे बनाया कि क्या जी होना चाहिए क्या ट्रिटी में, क्या नहीं होना चाहिए ट्रिटी ऑफ वर्सलीज में। वैसे दो और ट्रिटीज़ बनी थी जिनके नाम अगर तुम्हें पता करने हैं तो वो हैं ट्रिटी ऑफ सैंट जर्मेनिया एंड ट्रिटी ऑफ सर्वेरिस। ठीक है, मैंने बहुत देर पहले लिखा था, पढ़ा हुआ है। ठीक है, मतलब ट्रिटी ऑफ जर्मेनिया में वही कि ऑस्ट्रिया हंगरी के ऊपर क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस लगे वो चीज़ थी, एंड ट्रिटी ऑफ सर्वेरिस में क्या टर्की के ऊपर क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस वगैरह लगे वो सब चीज़ें थी, और ये कैसे डिवाइड वगैरह हुआ वो सब उसमें ही था। लेकिन हमें सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम क्यों इतना दिमाग खराब करें। बेसिकली तुम्हें नाम बता दिए और तुम्हें बता दिए कौन से देश पे क्या हुआ। अब हम बढ़ते हैं वुड्रो विल्सन, दूसरा लॉर्ड जॉर्ज ब्रिटेन के, ये भी बदल गए, और उसके बाद लॉर्ड क्लीमेंसियाउ किसके, फ्रांस के। तो ब्रिटेन फ्रांस और यूएस से इधर ना चले जाना, रशिया को उन्होंने बुलाया भी नहीं था, मतलब रशिया वॉजेंट आस्क्ड कि तुम आओ तुम अपना बयान दो। वैसे रशिया ने सपोर्ट किया था बट स्टिल नहीं बुलाया। अपना अपना होता है उनका, कुछ होगा पॉलिटिकल मैटर, आई डोंट नो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, ट्रीटी ऑफ वर्सलीज, देखो मेनली ट्रीटी ऑफ वर्सलीज सिर्फ जर्मनी के खिलाफ थी, जर्मनी आगे से ऐसा कोई अटैक वगैरह ना करे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या, डिक्लेयर जर्मनी गिल्टी ऑफ एग्रेशन, मतलब जर्मनी को उन्होंने डिक्लेयर करवा दिया, उसके मुंह से बुलवा दिया, और वैसा कि तुम अपोलोजाइज करो, सब कुछ करो, कि जर्मनी, उन्होंने बोल दिया कि ये सब लड़ाई का कारण कौन थी, जर्मनी। मतलब अगर वैसे देखा जाए, अगर मैं सोचूं, मतलब ऐसा हिस्ट्री वगैरह नहीं बोलती, ये शुरू हुई बोस्निया में कि भाई सर्बिया के बंदों ने आके बोस्निया में ऑस्ट्रिया हंगरी के बंदों को मार दिया। तो ये तीन देश मेनली, और फिर ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया पे एक अल्टीमेटम किया और रशिया उसकी सपोर्ट में आ गई। तो ये चार देश, वो तो 5वें नंबर पे आई थी रशिया, पर सारे उस पर ही कानून सबसे बुरे वाले लगे। ठीक है, तो डिक्लेयर जर्मनी गिल्टी ऑफ एग्रेशन, क्योंकि सबसे जल्दी नहीं आई, सबसे पहले नहीं आई, पर सबसे ज़्यादा एग्रेसिव यही थी। ये तो था ऑब्वियसली, तुम्हें कहा इतनी मिलिट्री उनके पास थी ऑब्वियसली पहले से ही, इतने उनके पास आर्म्स वगैरह सब थे। ठीक है, गोलियाँ थी, तो इसलिए जर्मनी वॉज अ सुपर पावर तो नहीं, मतलब जर्मनी के पास काफ़ी ये सब चीज़ें थी, इसलिए सबसे ज़्यादा नुकसान भी उन्होंने किया। तो इसलिए डिक्लेयर जर्मनी गिल्टी ऑफ एग्रेशन, कि भाई जर्मनी ने की ही गलती है, सारी लड़ाई जर्मनी की गलती है, उसके सिर पर डाल दो सब कुछ। ये किया सबसे पहले ट्रीटी ऑफ वर्सलीज ने। उसके बाद $33 बिलियन उन पे कर्जा डाल दिया जर्मनी पे, तुमने हमें $33 बिलियन चुकाने हैं, हमें मतलब जो अलाइड पावर्स हैं उन्हें, जो हार गई उन्हें थोड़ी। तो ठीक है, तो अब वैसे तुम कहो कि जीतने को अलाइड पावर्स कंपेरेटिवली हाँ जीत गई, पर नुकसान दोनों का ही हुआ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अलाइड पावर्स जीत गई तो उनका, अलाइड पावर्स का बहुत नुकसान हुआ भाई, रशिया के बंदे बहुत मरे। ठीक है, ये ब्रिटेन फ्रांस वगैरह सबके बंदे मरे। ठीक है, जर्मनी के भी मरे बहुत, तो वो जीता तो कोई भी नहीं एक तरीके से। लेकिन फिर भी $33 बिलियन का फाइन इम्पोज कर दिया गया जर्मनी पे कि तुमने हमें देने हैं। अब ये कैसे देगी उनको कुछ नहीं पता। उस टाइम पे यार 33 बिलियन बहुत बड़ी रकम होती है, मतलब छोटे मोटे देश तो इतना अब भी कर्जा नहीं दे पाए, ये तो उस टाइम की बात है। ठीक है, और राइन वैली डीमिलिटराइज्ड, जर्मनी की ना एक राइन वैली थी, ठीक है, कुछ इधर कहीं, कुछ एग्जैक्ट नहीं मुझे पता। ठीक है, तो वो उसे डीमिलिटराइज कर दिया गया। उसे कहा गया कि भाई अब तू नहीं संभालेगी, इसको बाकी देश की मिलिट्री आके संभालेंगी, अलाइड नेशंस की, जो ब्रिटेन फ्रांस वगैरह, इनकी आर्मी आके वहाँ पे आके इसे संभालेगी। राइन वैली की एक खासियत थी कि वहाँ पे ना कोल वगैरह, मतलब बहुत तरीके का फ़ायदा होता था जर्मनी को, इकोनॉमिक फ़ायदा बहुत था, तो उन्होंने वो भी उससे ले ली। 33 बिलियन का कर्जा कैसे चुकाएंगे, उनकी सबसे जो इम्पोर्टेंट अगर जगह ही तुमने ले ली हड़प दी। ठीक है, कुछ 10 साल 20 साल का था ये कि हम तुम वहाँ पे आर्मी नहीं लेके आ सकते। उसके बाद जर्मनीज पार्ट गिवन टू ऑल अलाइड पावर, ये क्या लिखा है, जर्मनीज पार्ट्स गिवन टू ऑल अलाइड पावर्स, मतलब जर्मनी के भी जो पार्ट्स थे ना, ऐसे साइड से इधर से ले लिया, इधर से ले लिया, इधर से ले लिया, अलग अलग देशों को दे दिए गए। ठीक है, ऐसे 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 करके इसे भी काट वाट दिया गया। ठीक है, तो ऐसे ऐसे इसको भी थोड़ा बहुत छोटा कर दिया। एंड जैसे पोलैंड वगैरह भी इधर से तुम देखोगे काफ़ी चीज़ें हुई, तो वो चीज़ हुई। अब ये पोलैंड आगे जाके काम आएगा World War II में, देखना। ठीक है, यही बनेगा कारण। उसके बाद कॉलोनीज लॉस्ट, जर्मनी अपनी कॉलोनीज भी खो दी। ये नहीं कि सिर्फ आसपास की ज़मीन, नहीं नहीं नहीं, अलाइड पावर्स ने जो इसकी कॉलोनीज थी अफ्रीका वगैरह में, जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था ना कि इतनी नहीं है क्योंकि उसने मेन काम इसमें किया, पर फिर भी थी। ठीक है, तो वो सब जितनी भी थी सब उन्होंने रख ली कि भाई तुम्हें तो वो भी नहीं मिलेगी। उसके बाद लीग ऑफ नेशंस लीग ऑफ नेशंस बनाने का भी प्रस्ताव रख दिया गया बीच में कि भाई लीग ऑफ नेशंस बनानी हमें ज़रूरी है, ये वो चीज़ें, ये उसमें ये हम संभाल लेंगे, उससे ऐसा वॉर फिर से ना हो इसलिए हम करेंगे, जो कि फिर हो गया। मतलब लीग ऑफ नेशंस फिर से फेल होगी, वो तो मैं अभी तुम्हें स्पॉइलर अलर्ट अभी बता दिया मैंने, लेकिन ये अभी अगले चैप्टर में बनेगी, अगले चैप्टर में नहीं, अगले से मतलब बन गई है, तुम समझ लो। आर्मी रेस्ट्रिक्ट कर दी गई कि जर्मनी इससे ज़्यादा आर्मी कर ही नहीं सकती। 1 लाख सोल्जर्स, अब तुम्हें लगेगा 1 लाख सोल्जर्स बहुत है, पर इतने बड़े देश पे बहुत नहीं है। ठीक है, तुम इधर हज़ार बाउंड्रीज पे चले जाएंगे, वो क्या ही रह जाएंगे। 1 लाख सोल्जर्स और 24 शिप्स रख सकते हो। उसके बाद कुछ ऐसा था 15,000 तुम नेवी के बंदे रख सकते हो, मतलब ऐसे सब सिस्टम थे।
ठीक है। तो जर्मनी पे बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई एंड मतलब काफ़ी दिक्कतों में आ गया था जर्मनी। इसके बाद काफ़ी मतलब इतना कर्जा ये वो, उसके बाद हिटलर आया, उसने बदल दिया वो, उसने फिर ट्रीटी ऑफ वर्सलीज मतलब माननी नहीं थी, वो हम आगे पढ़ेंगे चैप्टर में, ठीक है। लेकिन अब ये चीज़ हुई, ठीक है। ये लोग मेन थे फाउंडिंग जिन्होंने मतलब लिखी ट्रीटी ऑफ वर्सलीज, और ये सब चीज़ें उसमें मेन थी। और भी चीज़ें थी छोटे मोटे उसमें चीज़ें दी हुई है कि यहाँ ये वाले देश, ये वाली जगह उसने ले ली, ये वाली जगह इस देश ने ले ली, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ट्रीटी ऑफ वर्सलीज एज सच ऑब्जेक्टिवली नहीं आती है कि बताओ उसके बारे में कुछ 5 पॉइंट्स बताओ, 4 पॉइंट्स बताओ, अपनी मर्ज़ी से जो अच्छा लगे, जो सही हो वो लिखाना, अपनी मर्ज़ी से कुछ भी अच्छा लगे तो मत लिखाना, ठीक है। तो या एक ये चीज़ है। उसके बाद एक और पॉइंट है तुम्हारा टेरिटोरियल रीअरेंजमेंट। जैसे तुम्हें कहा ना ऑस्ट्रिया हंगरी बहुत तरीके से डिवाइड हो गई, ऑस्ट्रिया हंगरी डिवाइड होगी, मतलब ये ऑस्ट्रिया बन गई कुछ ऐसा सही, और इधर कुछ हंगरी बन गई, ठीक है। तो ये अलग होगी, इधर यूगोस्लेविया आ गई, इधर अलग अलग, यूगोस्लेविया वापस भी चली गई, बट ऐसे ऐसे अलग अलग देश मतलब काफ़ी तरीके के ऐसे छोटे मोटे देश बन गए, ठीक है। तो ये ऑस्ट्रिया हंगरी की जो एम्पायर थी, इसे मतलब ये टेरिटोरियल हम कह सकते हैं रीअरेंज हो गई। इसके बाद ऑटोमन एम्पायर के साथ भी यही चीज़ हुई, जैसे मैंने तुम्हें कहा ये इतनी बड़ी ऑटोमन एम्पायर थी, इससे टर्की बन गई, इससे क्या बन गई, टर्की। अगली बार ना मैं कोशिश करूँगा एक और कलर का मार्कर लेके आऊँ, जितना यहाँ पे गंद पड़ा है उतना नहीं पड़ेगा, ठीक है। एक और कलर याद दिला देना मुझे कमेंट्स में, एक और कलर, ठीक है, हाँ याद दिला देना। तो एक ये चीज़ हो गई, और इसके साथ एक और हुई फॉर्मेशन ऑफ द लीग ऑफ नेशन, जो मैं तुम्हें बता चुका हूँ, जो कि तुम्हारे एग्जाम में नहीं आएगा बिकॉज इस बार सिलेबस से रिड्यूस्ड है। लेकिन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द लीग ऑफ नेशंस तुम्हारे एग्जाम में आने हैं, तो वो हम एक बार पढ़ लेते हैं। पढ़ते हैं लीग ऑफ नेशंस के बारे में। आई एम सॉरी अगर तुम्हें बाहर से काफ़ी आवाज़ आ रही हो, ठीक है, बस थोड़ी सी रह गई वीडियो, थोड़ा सा सह लो, ठीक है, सह लेंगे थोड़ा। लीग ऑफ नेशंस सीक्रेट अलायंसेस, पहला इसने कहा कि लीग ऑफ नेशंस का पहला जो पॉइंट था, पहला जो ऑब्जेक्टिव था, एम था कि भाई सीक्रेट अलायंसेस सारे देशों को मना कर दिया कि जितने भी कंट्रीज़ हैं जो उसकी मेंबर्स हैं, फाउंडिंग मेंबर्स हैं, वो लोग सीक्रेट अलायंसेस नहीं बना सकती, सीक्रेट ट्रीटी, सीक्रेट अलायंसेस साइन नहीं कर सकती, ठीक है, बाकी देशों के साथ। एक पहला पॉइंट। दूसरा, ह्यूज आर्मीज मेंटेन नहीं करनी, एक बेसिक रखो, ठीक है, अपने देश की सपोर्ट के लिए, पर ऐसा नहीं कि जैसे अभी हो रहा था वर्ल्ड वॉर से पहले बहुत ही बन रही थी। अब देखो क्या होता है ना, एक देश, कोई भी एक देश, ठीक है, जैसे जर्मनी ने शुरू किया, जर्मनी बहुत आर्मी बना रहा है, बहुत ऐसे आर्ममेंट्स वगैरह बना रहा है, तो आसपास के देश डर जाएंगे, वो कहेगा यार ऐसे कैसे चलेगा, ये बना रहा है कभी भी अटैक कर सकता है हम पे, तो एटलीस्ट उतनी तो हमारे पास हो, उससे ज़्यादा हो, जितनी इसने बनाई उससे थोड़ी सी ज़्यादा हमारे पास हो। इसको देख के फिर ये और बढ़ाने लग गया, ऐसे ऐसे कितनी ही रेस फॉर आर्मेंट्स वगैरह होने लग गई, ठीक है, तो वो पॉइंट ना हो। उसके बाद रिस्पेक्ट अदर्स इंडिपेंडेंस, के बाकी जो इंडिपेंडेंट देश है उसकी रिस्पेक्ट करो। ऐसा नहीं है कि कभी भी जाके धावा बोल दिया जी हम तुम्हारा देश ले जाएंगे ऐसे वैसे, ये चीज़ ना हो आगे से, लीग ऑफ नेशंस ने कहा। उसके बाद सेटल म्यूचुअल डिस्प्यूट्स पीसफुली, जो भी तुम्हारे में अनबन है पीसफुली लीग ऑफ नेशंस में आके बातचीत करो, अच्छे से सॉल्व करो। लास्ट पॉइंट, कल्चर और सोशल डेवलपमेंट वगैरह रखो। एंड अगर कोई एक और पॉइंट था, मतलब कि अगर लीग ऑफ नेशंस किसी देश को कहता है कि इस देश के खिलाफ एक्ट करो, इतनी पावर उन्होंने अपनी रखी ऐसा कि अगर जैसे फ्रांस ने कुछ गलत कर दिया कि फ्रांस के खिलाफ कुछ करो, तो जर्मनी, ऑस्ट्रिया, जो भी देश को वो बोलेगा, इटली वगैरह को करना पड़ेगा उसके खिलाफ वो एक्शन। ये नहीं कि लड़ाई करने लग जाओ, नहीं, उसके मतलब जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है उसके साथ वो रोकनी पड़ सकती है, हो सकता है कोई और रीज़न हो, कोई और चीज़ें करनी हो पड़े, वो सब करना पड़ेगा। तो बेसिकली ये था लीग ऑफ नेशंस के एम्स। क्या ये हो पाए? नहीं। लीग ऑफ नेशंस वाज अ बिग डिजास्टर, बिग फेलियर, ठीक है। ये 2018 में 1918 में सेटअप वगैरह की गई, क्योंकि उसके बाद मतलब उसके बाद ही शुरू हुई थी ट्रीटी ऑफ नेशंस के, ट्रीटी ऑफ वर्सलीज के बाद ही। अब यहाँ पे क्या हुआ, लीग ऑफ नेशंस को ना दो बड़ी, जो बहुत बड़ी चीज़ थी, रशिया ज्वाइन नहीं कर पाई क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने कहा ही नहीं, ऑब्वियसली उन्होंने मतलब आने ही नहीं दिया रशिया को, रशिया वॉज नॉट अलाउड, जर्मनी वॉज ऑल्सो अलाउड। भाई तुमने इतने रूल्स बनाए भी तो ऐसे देश के लिए ही है जो ना कर पाए, उसे ही तो अलाउ नहीं कर रहे। क्यों? वैसे वो भी था ना कि जर्मनी को बहुत नीचा दिखाया जा रहा है, जैसे मैंने तुम्हें बताया कि बहुत ह्यूमिलिएट किया जा रहा था जर्मनी को, तो उसी वजह से ये भी रीज़न हो सकता है कि उनका अलाउ ही नहीं किया, रशिया को भी नहीं अलाउ किया। इसके बाद तुम देखोगे कि ये दोनों काफ़ी खिलाफ हो जाएंगे। अभी तो साथ में थे ना, मतलब यूएसए और रशिया, क्योंकि यूएसए भी ब्रिटेन की साइड था, रशिया भी ब्रिटेन की साइड था। अब ये अलग अलग हो जाएंगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, देखना तुम, अलग अलग पावर्स निकल के आएंगी, सोवियत यूनियन वगैरह। एनीवेज वो अभी बाद की बातें हैं। तो ये सब चीज़ें थी तुम्हारी लीग ऑफ नेशंस की। एक और पॉइंट काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि बाकी नेशंस ने ज्वाइन कर लिया, इंडिया ने भी ज्वाइन किया था। जो यूएसए था, क्या यूएसए जो था भाई साहब, ठीक है, जिसने बनाया, जिसने सबसे ज़्यादा मेहनत करी, सबसे ज़्यादा मतलब आगे आगे आके किया, काम करवाया कि जी मैं लीग ऑफ नेशंस करता हूँ, मैं लीग ऑफ नेशंस बनना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, वुड्रो विल्सन वगैरह, वो खुद ही नहीं आया। क्या? वो खुद ही नहीं आया लीग ऑफ नेशंस में, उसने खुद ही मना कर दिया कि भाई मैं इसका पार्ट नहीं हूँ।
ये क्यों, क्या वो भी डर गया था? नहीं, उसके कुछ ऐसा था कि उसके यार इंटरनल था कि जो आप अंदर की जनता थी वो चाहती थी कि हम ऐसे किसी के अंडर गवर्न ना हो, ठीक है, किसी मतलब उसके अंडर कोई ऐसी नेशन जिसमें बाकी नेशंस वगैरह भी हों, तो उसने नहीं किया, ये रीज़न था, ऐसा बताया गया। तो मतलब बाकी नेशंस को करवा कर हो गए, खुद ही नहीं किया, सोचो। ये एक चीज़ थी यूएसए की, पर ये काफ़ी बुरी तरीके से फेल हुआ, बिकॉज देखो जर्मनी और इटली, उसके बाद काफ़ी तुम्हें लगेगा फासिज्म, नार्सिज्म, ये वो अगला चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बिकॉज उसमें लड़ाई नहीं हो गई। जैसे कि अगले चैप्टर में लड़ाई नहीं है, अगले चैप्टर में सिर्फ हम पढ़ेंगे कि क्या हुआ, जो नार्सिज्म ने ये जो फैसिज्म वगैरह बढ़ा, इससे क्या हुआ, डिस्प्यूट्स वगैरह हुए और क्यों हुए, क्या इसका पीछे का लॉजिक क्या था, क्या मतलब लोगों का लॉजिक क्या बन रहा था उस टाइम पे, हिटलर ने क्या बोल के लोगों को समझाया कि भाई ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है। तो अगला चैप्टर मतलब ऑब्वियसली सेकेंड वर्ल्ड वॉर की तरफ जा रहा है, तो अच्छा तो नहीं मैं बोलूँगा, बट इंटरेस्टिंग है। सो यार दैट इज़ इट। आई होप तुम्हें ये सब समझ आया हो। थोड़ी बहुत डेट्स हैं जिसे मैं तुम्हें करवाना चाहता हूँ, जिसको हम क्या करें टाइप्स ऑफ वर्सलीज हमने पढ़ ली, ठीक है जी। अरे लेट मी रेज इट, ठीक है। अब जो डेट्स हैं वो इतनी नहीं है इस चैप्टर में, बट जो हैं वो बहुत सिंपल वन है, ठीक है, कंफ्यूज कर सकती हैं, इसलिए मैंने कहा हम करवा दें। देखो सबसे पहले ये बेसिक डेट तो तुम्हें याद होनी ही चाहिए, 1914 से लेकर 1918 क्या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इस डेट पे चला, ठीक है। शुरू कब हुआ था, जो तुम्हारा इमीडिएट कॉज था आर्चड्यूक फ्रांसिस साराजीवो क्राइसिस वाला, वो हुआ था तुम्हारा 28 जून, वैसे इतनी एग्जैक्ट डेट आती नहीं, साल ही आता है, 1914, ठीक है, ये चीज़ हुई। उसके बाद 28 जुलाई 1914 को ही, एक महीने बाद, जो ऑस्ट्रिया हंगरी है उसने सर्बिया को अल्टीमेटम दे दिया था, एक महीने बाद ही, ठीक है। तुम कह सकते हो कि इस डेट को ऑफिशियली या ऑफिशियली मतलब शुरू हो गया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। और जैसे मैंने तुम्हें बताया था 15 में यूएसए की शिप डूबी थी वगैरह, उसके बाद उन्होंने लड़ाई वगैरह शुरू कर दी थी और रशिया 17 में बाहर हो गई थी। वो सब चीज़ें असाइड करते हुए मेन डेट जो तुम्हारी 28 जून, फिर से 28 जून आ गई हमारी, 1919 इस बार, इस डेट को ट्रीटी ऑफ वर्सलीज हुआ था, ट्रीटी ऑफ वर्सलीज वॉज साइंड, ठीक है। तो TOV ये क्या था, अच्छा मर्चेंट ऑफ वेनिस जैसा लग रहा है मुझे। तो ये एक चीज़ थी। ऐसा डेट है नहीं इस चैप्टर में, मतलब तुम्हें बेसिक साल ही याद रखना होता है, 1919 में ख़त्म हुआ। लीग ऑफ नेशंस की स्थापना भी यहीं हुई। एंड या दैट इज वीडियो गाइस। अगली वीडियो में हम फिर थोड़ी बहुत और डिस्कशन करेंगे डिटेल में, मज़ेदार तरीके से। एंड आई होप तुम्हें पसंद आई हो। अगर पसंद आई है ये वीडियो और तुम्हें लगा कि यार आज समझ आई है असली में वर्ल्ड वॉर, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड की शुरुआत हो गई है इस चैप्टर में, बाकी वीडियोस भी इस चैनल पे आती रहेंगी, सो सब्सक्राइब कर लो अगर तुम्हें और चाहिए। और अपने जो दोस्त मित्र हैं, जो प्रिय मित्र हैं ना, उनके साथ ये वीडियो को थोड़ा बहुत लिंक या कुछ भी इंस्टाग्राम पे या कैसे भी शेयर कर देना, ठीक है। अपने मित्रों को, सहेलियों को, कोई मतलब अगर तुम्हारा ऐसा है कुछ, मैं नहीं कुछ बोल रहा, इफ़ इन केस यू हैव समवन इन योर लाइफ दैट यू लव, अपने दोस्तों वगैरह के साथ, दोस्तनियों के साथ, सो यार दैट इज इट गाइस। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे स्क्रीनशॉट लेके इंस्टाग्राम पे टैग करना मत भूलना, @shubham_kaushal9। मुझे पता लगेगा कितने बच्चों ने एंड तक देखी है, मतलब मोटिवेशन मिलती है कि भाई इतनी बड़ी वीडियोस बनाने का मतलब है कोई, ठीक है, बच्चों को पसंद आती है। सो यार दैट इज वीडियो गाइस। आई होप तुम्हें पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।